तो आज का टॉपिक आप लोग का है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन। हम लोग अभी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंडर में। और हम लोग ने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो एक प्रोसेस होता है कि जिसमें हम लोग ये पता करते हैं कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो we have studied key requirement and engineering में there are 3 steps: requirement elicitation, then requirement analysis, and after that requirement documentation। मतलब कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जिस प्रोसेस से हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं उसमें 3 स्टेप्स, थर्ड स्टेप जो है आज हम लोग उसको स्टडी करने वाले हैं, दैट इज रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन। तो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन जो होता है ये आपका व्हेन यू फाइनलाइज्ड आउट with requirement that you get after requirement elicitation and requirement analysis। जो आप requirement elicitation और requirement analysis करने के बाद आप डिसाइड करते हैं कि हमारे प्रपोज्ड सिस्टम की ये रिक्वायरमेंट्स होंगी, उसको आप लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो जब हम बात करते हैं इस डॉक्यूमेंटेशन की, तो हमारा ये डॉक्यूमेंटेशन जो होगा वो आपका एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होगा। मीन्स आफ्टर फाइनलाइजिंग दैट व्हाट वुड बी द फाइनल रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम, यू राइट प्रॉपर स्टार्ट डूइंग प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वर्क। तो उसमें हम लोग प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन को करेंगे। अब इस डॉक्यूमेंटेशन को जो करते हैं दैट इज कॉल्ड द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो इसमें होता है what is SRS? SRS is a way to represent requirement in consistent format। तो इसमें आपको बोला गया कि इसको एक कंसिस्टेंट फॉर्मेट में लिखना होता है और ये फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन है। तो हम आज उसको देखेंगे कि हमें SRS जब लिखना है तो वो कैसे लिखना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो SRS होता है वो आपका 2 तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे कि आपका कोई भी प्रोजेक्ट पे जब काम किया जा रहा है तो वो प्रोजेक्ट एक तो उसमें होता है क्लाइंट जो जिसको रिक्वायरमेंट है उस सॉफ्टवेयर की, और दूसरा होता है डेवलपर। अब आपको लगेगा क्लाइंट, डेवलपर और यूजर, वैसे तो 3 होते हैं। तो इसमें क्लाइंट क्या होता है, जैसे कोई कंपनी एक सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन का रिक्वायरमेंट रेलवे है, रेलवे को एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, पर यूजर तो उसका कस्टमर है, एंड यूजर तो हमारा पब्लिक है। एक सॉफ्टवेयर रेलवे को चाहिए अपने पर्पज के लिए और उसको डेवलपर डेवलप कर रहा है। तो इसमें आप लोग देखेंगे जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होगी, कस्टमर तो एप्लीकेशन को यूज करेगा वो भी बताता है, लेकिन हम 2 टाइप्स हो सकता है। ये SRS या तो हमारा क्लाइंट लिखे या तो हमारा SRS डेवलपर लिखे। देखिए रिक्वायरमेंट जो होती है, रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई करते हैं, जो आपका क्लाइंट होगा उसकी एक्सपेक्टेशंस होंगी, उसके और रिक्वायरमेंट होंगी, उसके बेसिस पे आप एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेंगे, देन दैट विल आल्सो कॉल्ड एज SRS। वो भी एक SRS है। और अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, आपकी रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करने का काम डेवलपर पे छोड़ा जाता है। सपोज अगर डेवलपर इज वेरी मच एक्सपीरियंस्ड इन दैट फील्ड, ही मे राइट द SRS आल्सो। तो दोनों SRS होंगे, पर दोनों को ही SRS कहेंगे। लेकिन हम लोग जो है अभी जो स्टडी करने वाले हैं, वी आर मच मोर इंटरेस्टेड इन द सेकंड वन, इन विच द डेवलपर राइट्स द रिक्वायरमेंट्स। जब डेवलपर रिक्वायरमेंट SRS लिखता है, हम उस वाले SRS में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आप सब लोग की स्ट्रीम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने वाले हैं। तो वी आर इंटरेस्टेड इन द SRS विच इज रिटन बाय द डेवलपर। हम लोग अभी कस्टमर वाली चीज तो अलग हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, इससे डेवलपर के साइड से लिखने से ये हम इसलिए इसमें बात कर रहे हैं कि देखिए कस्टमर जो होता है, जो क्लाइंट होता है, उसकी एक्सपेक्टेशन और रिक्वायरमेंट को he do not understand the technical terms that are used to define the software functionalities। so क्या हो वो अपनी बात को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पुट करता है। he avoid using the technical terms and he has a little knowledge about the technicalities of the project। तो उसके जो वर्ड्स होते हैं वो अपनी चीजों का रिक्वायरमेंट क्लियर होने के बाद भी इट इज chances that what the client has explained to the developer is maybe taken by the developer as a totally different format हो सकता है।
लेकिन जब डेवलपर होता है, डेवलपर इज कंफर्टेबल इन अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटीज, और वो जब अपने टर्म्स को बताता है, एंड इट इज डिपेंड अपॉन दिस कम्युनिकेशन स्किल ऑल्सो, कि वो अपने टेक्निकल टर्म्स को यूज करके जब अपने क्लाइंट को बताता है, तो उस जो वो बनाएगा, he will define only that thing. He will not use abstract word or near a probable word for defining a something. He will use the particular word or technology and function that he will use to build the final project. So there are less chances that a SRS generated by the developer will have any unexpected feature which the developer defined and client would get. तो इसमें फर्क है कि जो डेवलपर जब अपनी प्रोग्रामिंग करेगा या एसआरएस लिखेगा, तो he will use the technical terms, and every technical terms have a definite definition. Every technical terms have a definite definition. जैसे अगर आपने बोला कि अगर आप एक बॉक्स बना रहे हैं, इफ यू आर मेकिंग अ बॉक्स इन जावा, तो आप उसको बोलेंगे बॉक्स ऑफ साइज, सॉफ्टवेयर टेक्निकल वो जिसमें डेवलपर होगा, स्टैंडर्ड साइज, उसका साइज डिफाइन करके इस कलर का बॉक्स को डिफाइन कर देगा. अब उसमें क्लाइंट उस बात को ऐसे कह सकता है, एक पैनल हो, एक बड़ा सा शीट होगी, उसमें क्लिक करिए तो यहाँ पे चला जाए. वो he would not specify what will be the, it will be a button or it will be a drop down menu or whatever it will be, through which he will access the particular function. But when the developer write the same functionality, he would clearly specify that how this function will work, what are the steps, and what will be the steps through which we will get the desired functionality. तो डेवलपर की लैंग्वेज हमेशा ज्यादा टेक्निकल होगी, और टेक्निकल लैंग्वेज आप जानते हैं दैट इज वेल डिफाइंड एंड वेल रिटन. देयर इज नो डाउट ऑफ एम्बिग्युइटी इन इट, so it would be more clear and precise, and there is less chances of it being different from the what is written in the SRS. तो हम सेकंड वाले पे फोकस करेंगे. अब हम लोग देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे कि हमारा जो SRS है उसके अंदर क्या क्या होता है और उसको किन किन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना चाहिए. तो हमारा टॉपिक है द बेसिक इश्यूज दैट SRS राइटर शैल एड्रेस आर फॉलोइंग. क्या एड्रेस करते हैं हम अपने SRS के अंदर में? फर्स्ट, फंक्शनैलिटी, व्हाट द सॉफ्टवेयर इज सपोज टू डू. ऑब्वियस सी बात है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हम लोग बता रहे हैं. रिक्वायरमेंट, इसका नाम SRS रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, तो हम ये बताएंगे कि उस सॉफ्टवेयर में कौन कौन से हमको फंक्शंस चाहिए, उस सॉफ्टवेयर को बनाने में क्या चाहिए तो बताते ही हैं हम. कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है तो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, दैट्स सफिशिएंट टू फॉर द SRS. नो, we also have to define that what kind of functionality this software should have, और उसमें क्या functionality आपके अंदर होनी चाहिए. तो what software is supposed to do, functionality define करना चाहिए. External interfaces, how does the software interact with people, the system hardware and other hardware, other software. अब आपका नॉर्मली जो SRS होता है, इंटरफेस इसमें एक बहुत बड़ा रोल करता है प्ले. जैसे कई चीजें होंगी, डेटाबेस होगा, डायरेक्ट एक्सेस में नहीं होगा यूजर के, तो देयर विल बी सम इंटरफेस विद इट. तो हमें अपने इंटरफेस और इंटरफेस, जैसे आप लोग ग्राफिक यूजर इंटरफेस यूज कर सकते हैं, GUI, तो आप लोग उसमें अपने इंटरफेस के थ्रू बताते हैं. आप एक फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं, बट यू आर एक्सेसिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन इट. तो आप क्या कर रहे हैं, जस्ट बाय प्रेसिंग और क्लिकिंग ऑन अ बटन यू इन्वोक अ फंक्शन. तो you should define functionality, but you should also define the external interface that the software will have. तो ये हो जाएगा. After that, performance में क्या है, what is the speed, availability, response time, recovery time, etc. of the various software function. तो अब परफॉर्मेंस रिलेटेड चीजें भी आपको उसमें दिखानी होंगी. इफ सपोज मान लीजिए इफ यू आर 4 नंबर हैं, यू आर एडिंग 4 numbers, and after adding 4 numbers the sum is generated in 10 minutes. कोई मतलब है, 4 आपने कैलकुलेटर बनाया है जो 4 नंबर को ऐड करने में 10 मिनट लेता है, तो ये आपका नहीं होगा. रिस्पॉन्स टाइम भी होना चाहिए. अवेलेबिलिटी, इफ मान लीजिए आपका सॉफ्टवेयर है, उसको कितने अगर यूजर्स हैं तो उस कितने कस्टमर बेस को वो हैंडल कर पाएगा, कितने लोगों को उसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं. इफ सिस्टम इन केस ऑफ फॉल्ट व्हाट यू कैन डू टू रिकवर. एंड ये सारी चीजें भी आपको परफॉर्मेंस रिलेटेड, जो स्पीड कितनी होगी, what kind of speed it we will get, how many data will be processed per unit cycle,
ये सारी चीजें आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। ये तो 3 हो गया, फंक्शनैलिटी, इंटरफेस, परफॉर्मेंस, ये हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट वन इज एट्रीब्यूट। व्हाट आर द कंसिडरेशन फॉर प्रोबेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, करेक्टनेस, मेंटेनेबिलिटी, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी। अब जैसे सॉफ्टवेयर को आपने बताया है तो उसके अंदर बहुत एरर्स नहीं होने चाहिए, देयर शुड बी द लीस्ट एरर, तो मेंटेनेबिलिटी कहते हैं। और इसको आप लोग सिक्योरिटी होनी चाहिए, देयर शुड बी सम सिक्योरिटी फीचर आल्सो, there should be some security technique that should be reliable, that it should be reliable, and all the if you are just designing a software, what are the feature which are used, जैसे आप लोग करते हैं पासवर्ड करते हैं तो आप लोग देखते हैं ना पासवर्ड में एस्ट्रिक सिंबल्स उसको हाइड कर देते हैं, देयर सो दैट द पासवर्ड कुड बी प्रोटेक्टेड, ये होना चाहिए। रिलायबिलिटी होनी चाहिए कि आपका इंक्रिप्शन उसमें सॉफ्टवेयर में हो। ऑल दीज डिटेल्स शुड बी रिटन, वेल रिटन इन द एसआरएस डॉक्यूमेंटेशन। तो मैंने बोला ये फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन है, यू कैन नॉट लीव। जब आप अपने एसआरएस में आप लोग कॉलेज वाले में इतना डिटेलिंग नहीं देते हैं, बट यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ इट कि आपको जब अपना फाइनल सॉफ्टवेयर लिखना हो तो आप उसकी रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, मेंटेनेबिलिटी, दैट आर नॉट स्पेसिफाइड बाय द कस्टमर, कस्टमर इसको अलग से नहीं बोलेगा, बट दे शुड बी रिटन, they are considered to be by default that it is the responsibility and requirement of the every software कि उसको मेंटेन, सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसको रिलायबल होना चाहिए, और उसमें मॉड्यूलर आर्किटेक्चर, पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए कि वो हर सिस्टम पे चले। तो ये सारी चीजें आपको उसमें डिफाइन आपको करनी पड़ेगी, भले कस्टमर ने आपको स्पेसिफिकली नहीं बोला है कि आप उसमें इंक्रिप्शन लगाइए या करिए। एंड डिजाइन कंस्ट्रेंट इम्पोज्ड ऑन एन इम्प्लीमेंटेशन, are there any required standard in effect, implementation language, policies for database integrity, resource limit, operating system environment, etc. तो अगर आपने कोई एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है तो उससे रिलेटेड आप किस प्लेटफॉर्म के लिए लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप मान लीजिए आपका सॉफ्टवेयर है, आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी चल सकता है, बट यू नीड सम डाउनलोड सम एक्स्ट्रा एड ऑन फीचर फॉर दैट, और सॉफ्टवेयर फॉर दैट जिससे आप काम करेंगे, कितनी इंटीग्रिटी मेंटेन्ड है, आप अपना डेटा सिक्योरिटी पे क्या चार्ज करते हैं, और कितने आपकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट या नेट स्पीड की रिक्वायरमेंट, ऑल दीज डिजाइन कंस्ट्रेंट शुड बी वेल रिटन इन द योर SRS, that when the user finally interact with the software, he get a better experience and nothing should be left behind, कि वो आपको यूजर करने के बाद आप उसको बता रहे हैं नहीं हमारा सॉफ्टवेयर तो तभी चलेगा जब इस पे नेट की स्पीड इतनी है, या ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके कैश मेमोरी का साइज इतना है। तो आपको जैसे आप गेम के बारे में लिख रहे हैं तो आपको गेम में पूरा लिखना पड़ेगा, हमारी नेट स्पीड इतनी होनी चाहिए, हमारा हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट इतनी है, इतनी मेमोरी स्पेस होनी चाहिए, इससे नीचे के प्रोसेसर को सपोर्ट नहीं करेगा। आपको जो भी चीजें होंगी SRS में सारी लिखनी पड़ेगी। सिक्योरिटी के क्या फीचर हैं, जो डेटा स्टोर हो रहा है उसके लिए क्या फीचर है, सब आपको लिखना पड़ेगा। तो अपने कॉलेज लेवल पे आप प्रोडक्ट नहीं बनाते तो देयर आर फोर्थ, जो इसका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है, वो सारे पॉइंट्स आप इग्नोर कर देते हैं अपने नॉर्मल फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में। लेकिन ये सब भी आपके जब हम कमर्शियल प्रोडक्ट की बात करेंगे उसके सॉफ्टवेयर में आपको ये सारी चीजें लिखनी ही होंगी, इसमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। Since SRS has a specific role to play in the software development process, SRS writer should be careful not to go beyond the bound of the role. तो उसको उतना ही लिखना है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं लिखना है कि जो अपने मन से आपने लिख दिया जो सॉफ्टवेयर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो SRS शुड क्या होना चाहिए, अब उसके अकॉर्डिंगली एक्स्ट्रा में क्या नहीं लिखना है। SRS should correctly define all the requirement. A software requirement may exist because of the nature of the task to be solved or because a specific characteristic of the project. जो उसमें है आपको वही लिखना है। You should, आपको जितना है उसको एक्सेजरेट करके नहीं लिखना है कि उसके अंदर ये बहुत प्लस पॉइंट है, और उसको लेकिन आप जब लिखते हैं इसके अंदर डिटेलिंग नहीं देनी है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं देनी है आपको उसके बारे में। इन फंक्शन है तो इनपुट एंड आउटपुट, इंटरफेस है तो भी इनपुट एंड आउटपुट, आपको प्रिसाइज रहना है, आपको बहुत डिटेलिंग में नहीं जाना है। उसके फंक्शन में अगर आपने एक फंक्शन को डिफाइन है क्या करता है, उस फंक्शन के अंदर फर्दर कुछ डिटेल है तो उसको बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं करेंगे, एक एक लाइन में आप लिख करके छोड़ देंगे। जितना प्रिसाइज लिखेंगे उतना अच्छा होगा। शुड नॉट इम्पोज एडिशनल कंस्ट्रेंट ऑन द सॉफ्टवेयर। देयर आर प्रिसाइजली, मैंने बोला कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल कंस्ट्रेंट्स को सॉफ्टवेयर के ऊपर आप लोग उसके अंदर अपने मन से बना करके नहीं लिखेंगे। तो आपको
ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। आप डिजाइन को लेके, चूंकि ये बनाने के पहले का डिजाइन होता है, तो आप इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो क्या करते हैं, आप उसके बारे में बहुत डिटेलिंग नहीं देंगे, क्योंकि एसआरएस डिजाइनिंग के पहले लिखा जाता है। यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट व्हाट द डिजाइन डेवलपर विल क्रिएट। तो आप उसके बारे में उसके बेसिक्स को लिख देंगे, फंक्शनैलिटी, द ओवरव्यू ऑफ द फंक्शन। यू नीड नॉट टू राइट द एवरी डिटेल्ड फंक्शन बिकॉज इट वुड बी रिटन एंड डेवलप्ड बाय द डेवलपर आफ्टर एसआरएस इज रिटन। तो आप उसको ब्रीफली लिखेंगे, ठीक है। अब एक पॉइंट है इसमें, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड एसआरएस। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड एसआरएस में आपका क्या है, एसआरएस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आप लोग ये पढ़ चुके हैं पहले, नहीं इस क्लास में तो नहीं पढ़ा है, मतलब जानने चाहिए आपको क्या है। देख लीजिए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके एक एसआरएस को, ये सब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। करेक्ट, unambiguous, complete, consistent. तो 3C, correct, complete, consistent, and after that ranked for importance, verifiable, modifiable and traceable. तो ये सारी चीजें हैं। अब हम लोग इस पॉइंट्स को, कैरेक्टरिस्टिक आप समझ रहे होंगे, लेकिन इसको हम लोग टू द पॉइंट एक बार फिर से डिस्कस कर ले रहे हैं। करेक्ट, करेक्ट में क्या है, द एसआरएस इज करेक्ट if and only if every requirement stated therein is one that the software shall meet. इसमें आपको क्या होता है, आपका कोई भी चीज आपका बोल रहे हैं कि आपका जो भी पॉइंट आप बोल रहे हैं वो उसका एग्जैक्टली वही होना चाहिए। आप उसको, जैसे कई बार होता है गाड़ियों में बोलते हैं कि गाड़ी का माइलेज जो हमारा है 18 किलोमीटर पर आवर है, बहुत सी गाड़ियों में 18-19 किलोमीटर, बट व्हेन वी प्रैक्टिकली ड्राइव द कार वी गेट दैट इट इज 16 और 17 किलोमीटर। तो उसके नीचे आप देखा करिए, जब लिखते हैं तो उसके नीचे छोटा सा स्टार लिख देते हैं, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। लिखते हैं डॉक्यूमेंटेशन लिखते समय हल्का सा छोटा सा स्टार लिख देते हैं। वैसे माइलेज को बड़ा एक्सरसाइज उसका बड़ा लिखेंगे हमारी कार का माइलेज 20 किलोमीटर पर लीटर है, लेकिन जब आप चलाएंगे तो 16-17 से ज्यादा उसमें नहीं मिलता है। तो आपको ये उसके नीचे लिखते हैं अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। तो आपको डॉक्यूमेंटेशन में अगर आपने क्लेम नहीं किया, जैसे एक आपको एक केस बोलूं, एक आपकी बहुत फेमस क्रीम प्रोडक्ट था मम्मी का, एक फेयर एंड हैंडसम क्रीम था। उन्होंने अपने क्लेम लिख किया था कि विद इन 3 months दे कैन उसको क्या कर सकते हैं, एक इंसान के कलर को फेयर कर सकते हैं। तो उन्होंने उसके नीचे स्टार कंडीशन नहीं लिखी थी कि क्लेम में है। उसके ऊपर एक केस हुआ और आफ्टर 3 months आफ्टर जो उसके बाद था क्लेम था, उनको 15 लाख का कंपनसेशन देना पड़ा। तो ये डॉक्यूमेंटेशन वर्क होते हैं, जो डॉक्यूमेंट होते हैं कंपनी के, दे कैन बी प्रोड्यूस्ड एज एन एविडेंस against the company if the performance that the software provide you is not as per documentation work. So they should be well written और उसके अंदर आपको बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। जैसे बोला है कि आपकी गाड़ी कोई बटन है वो 5 सेकंड में रिस्पॉन्स करता है, बट एक्चुअल में वो 10 सेकंड में रिस्पॉन्स भी ले लेता है। तो यहाँ पे आप अगर आपने रिटन में गलत दिया तो वो आपके लिए बाद में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अनएम्बिगुअस में क्या है, शुड बी अनएम्बिगुअस। तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, ये क्लियर है कि एवरी रिक्वायरमेंट स्टेटेड देयरइन हैज ओनली वन इंटरप्रिटेशन। ईच सेंटेंस इन द एसआरएस should have the unique interpretation. Imagine that a sentence is extracted from the XRS given to the 10 people. अगर मान लीजिए कोई भी चीज आप देख रहे हैं तो उस लैंग्वेज का मतलब एक ही, उस लाइन का वही मतलब होना चाहिए। जैसे कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, तो जो कि आपको उसके जो प्रोसीजर्स हैं, जैसे आप लोग किसी पॉइंट पे है, अल्टरनेट पाथ्स हैं, तो आप दोनों से जा सकते हैं। लेकिन इफ यू हैव डिफाइंड वन पाथ टू गेट अ पर्टिकुलर फंक्शन, और कई बार उसके दूसरे शॉर्टकट कीज भी जनरेट हो जाते हैं। जैसे कुछ बटन होता है, मान लीजिए मैं आपको बात कर रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए, जैसे स्क्रीनशॉट के लेने के लिए कुछ फोन में है कि हाथ से आप स्वैप करते हैं तो भी आ जाता है, कुछ जगह ब्रेस्ट पे बटन करके होता है, 2-3 ऑप्शंस होते हैं। तो आपका
ये सारी चीजें होने से, जैसे आपका एक्सीडेंटल की होती है, कभी कभी फोन में कुछ ऑप्शन बटन होते हैं, नहीं छूने के बाद ही पॉकेट में रखने पे अपने आप कॉल किसी को लग जाती है। तो अगर ऐसे कुछ फीचर आपने एक्टिवेट नहीं किए हैं, या वो स्पीड डायल नंबर, आपने कोई नंबर प्रेस किया, उस नंबर वाले पे कॉल, एक ही नंबर से स्पीड डायल उस समय एक्टिवेटेड था, वो दूसरे पे चला गया किसी नंबर पे, तो ये सारे फंक्शन शॉर्टकट आपको क्लियर कट बताने पड़ेंगे। अगर एक ही फंक्शन के आपको, इसमें ऐसा कोई पार्ट छूटना नहीं चाहिए कि जो आपको बाद में कंफ्यूजन क्रिएट करता हो, और जिसके बेस पे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट की वजह से आपको कुछ एरर जनरेट हो रही हो, या किसी का कोई प्रॉब्लम फॉल्ट क्रिएट हो रहा हो। जैसे आपने अपना सिक्योरिटी लॉगिन के लिए पूरा दिया है, लेकिन अगर कुछ वर्ड्स होते हैं जिसके थ्रू आप लोग देखा करिए, वो पासवर्ड उसको डीएक्टिवेट करके एक बार हो चुका है ऐसा कि उस पासवर्ड को प्रिंट करने पे वो किसी भी मास्टर की जैसे होती है ना, उसकी से हमेशा कोई की खुल जाए, उस तरह के वर्ड्स भी होते हैं जिसको लेकर के आप किसी भी लॉगिन अकाउंट में एंटर कर लेते थे। तो कुछ वर्ड पे सिस्टम डिसाइड नहीं कर पाता था, वर्ड लेंथ से बड़े वर्ड, और ये केसेस हो चुके हैं ऐसे। तो ऐसा एम्बिगुअस फंक्शन सीक्वेंस ऑफ टास्क या कोई वर्ड नहीं होना चाहिए जो कंफ्यूजन करे। ठीक है, तो इसके बाद चलिए, कंप्लीट द SRS is complete if and only if it exclude the following elements। इसके अंदर कंप्लीट तब होगा जब आप लोग इसके अंदर क्या क्या होगा, पहली बार फंक्शनैलिटी, परफॉर्मेंस, डिजाइन कंस्ट्रेंट, एट्रीब्यूट, ये एक्सटर्नल इंटरफेस, ये तो होना ही चाहिए उसके अंदर। उसके बाद क्या होना चाहिए, डेफिनेशन ऑफ देयर रिस्पॉन्स ऑफ सॉफ्टवेयर, होना क्या चाहिए कि रिस्पॉन्स बोथ वैलिड और इनवैलिड दोनों को होना चाहिए। जैसे अगर कोई मान लीजिए इनपुट हम लोग अपने एज में कोई पूछे एज, तो एज में कोई नंबर डालेगा तो वो उसको इनपुट लेगा, लेकिन अगर एज जो होगा, मान लीजिए किसी ने डाली 1000 ईयर, तो तुरंत उसको ये भी जनरेट करना चाहिए इनपुट सम वैलिड एज फॉर ह्यूमंस। तो ये सारी चीजें आपको उसमें दिखानी पड़ेंगी। तो इसको ये चीज ध्यान रखेंगे, अगर इनवैलिड मान लीजिए किसी ने पासवर्ड गलत डाला तो वर्ड, तो उसमें तुरंत ये भी जनरेट होना चाहिए। मान लीजिए आपको अल्फा न्यूमेरिक चाहते हैं, तो किसी ने केवल नंबर का पासवर्ड डाला, तो उसको मैसेज जनरेट होना चाहिए कि you should input only alphanumeric keyword, there should be 8 character, और like this जनरेट होता है ना, तो उसको आपका जितना भी वैलिड वैल्यूज और इनवैलिड वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके अंदर फीचर्स होने चाहिए। बस आपका सही इनपुट को ले रहा है, लेकिन नेगेटिव फॉल्स इनपुट के ऊपर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, उसको इनवैलिड नहीं बता रहा है, तो वो भी कंप्लीट नहीं क्रिएट हो माना जाएगा। फुल लेबल रेफरेंस टू ऑल फिगर टेबल डायग्राम एंड डेफिनेशन ऑफ ऑल टर्म्स एंड यूनिट ऑफ मेजर्स। इसमें आपको क्या है कि इसमें आपको जितने टेबल डायग्राम्स होंगे उसको भी आपको पूरा इसके अंदर मार्क और मेंशन करना पड़ेगा। तो ठीक है, अब इसमें SRS इज कंस्ट्रेंट, अच्छा एक से, ठीक है, ठीक है, तो आपका कंसिस्टेंट में क्या है, द SRS is consistent if and only if no subset of individual requirement described in it। तो and in it, तो इसमें क्या होगा आपका, तो in it there are 3 types of likely conflict and likely conflicts। तो इसमें